नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्लास 11th का पोल साइंस का पेपर। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको जो है फाइनल एग्ज़ाम 4 मार्च को है, वो आपको सेम इसी पैटर्न पर आएगा। इसके अलावा जो पिछले साल पेपर हुआ था आपका मार्च में, मार्च 2024, वो भी आंसर की जो है हमने अपलोड की हुई है, उसका भी हम लिंक दे देंगे, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द यानी कि पॉलिटिक्स की रचना या जब पॉलिटिक्स आपकी की रचना किसके द्वारा की गई है? अरस्तु के द्वारा। दूसरा है, स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा रूप है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? इसका सही आंसर है लोस्की। न्याय का आधारभूत लक्षण निम्न में से है। इसमें सत्य भी, निष्पक्षता, सुरक्षित भेदभाव तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। उसके बाद चौथा है, मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? सन 1948 में। उसके बाद है, जन्मजात नागरिकता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर आधारित है? भूमि का सिद्धांत, रक्त का सिद्धांत, यानी कि आपका ऑप्शन आएगा ग, कै और ख दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून संसद द्वारा निम्नलिखित किस वर्ष पास किया गया? 1955 में। सातवां है, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के द्वारा, जो कि जुलाई 1946 में बनाई गई थी। उसके बाद है, संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य अंकित हैं? तो इसका सही आंसर है चतुर्थ ए, भाग चतुर्थ ए में। नौवां है, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18, जो कि पहले 21 थी, लेकिन उसके बाद इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? इसका सही उत्तर है 105। समानता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर घ है, सबके साथ समान व्यवहार। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है 6 वर्ष। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संशोधन को। भारत के पहली पंचायत कब और कहाँ गठित की गई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में इस समय कुल डैश उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कितने हैं? 25। उसके बाद है, डैश भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली हुई? 22, जिसमें से एक हमारी हिंदी जो कि राजभाषा है, 21 जो हैं वो अनुसूचित, कुल मिलाकर ये 22 हैं। उसके बाद है, संज्ञा सूची में कितने विषय शामिल हैं? इसमें 100, पहले 97 होते थे बेटा, लेकिन अब 100। संज्ञा सूची का मतलब जिन विषयों पर कानून बनाने का, फैसले लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। उसके बाद अभिकथन वाले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्म में सैद्धांतिक राज्य हस्तक्षेप की अनुमति देता है। और दूसरा है, धार्मिक रूप से स्वीकृति जाति पदानुक्रम भारतीय निरपेक्षता के भीतर स्वीकार्य नहीं है। ये दोनों कथन तो सही हैं बिल्कुल, लेकिन जो आर है वो ए की सही से व्याख्या नहीं करता, इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन के लिए जाएगा। उसके बाद है, मौलिक अधिकारों को अलग से सूचीबद्ध किया गया है और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरा है, मौलिक अधिकार हमारे लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों से अलग है, इसीलिए उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, यानी कि इसकी व्याख्या करता है। देखो कनेक्ट हो रहे हैं ये, इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। उसके बाद है 2-2 अंकों वाले प्रश्न। हमने बेटा इनको सिर्फ मेन पॉइंट्स में बताना जरूरी समझा, क्योंकि समय का अभाव होता है। आप अपनी बुक में से इनको खोलकर भी याद कर सकते हैं। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी करें। क्योंकि सजग नागरिक यानी कि जागरूक नागरिक ही जो है अपने लोकतंत्र के बेहतरी के लिए अधिक रुचि लेता है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, समानता का अर्थ। देखिए, जहां विशेष सुविधाएं ना हो यानी कि विशेष सुविधाओं का अभाव और सभी को समान अवसर मिलना ही समानता है। इसका दूसरा प्रश्न भी है अथवा में, कि समानता के 2 रूप बताएं, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता। 23वां प्रश्न है, अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार वे सुविधाएं हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति शिखर पर पहुंच सकता है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि अधिकारों की 2 विशेषताएं, एक तो व्यक्तिगत अधिकार
यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग। दूसरा, अधिकार के साथ हमें कर्तव्य भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले 2 कारक। देखिए, एक तो जब भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलते हैं वो हमें बहुत प्रेरित करते हैं, और दूसरा है भारतीय अतीत का जब भी गौरवपूर्ण चित्रण किया जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल रूप से उजागर होती हैं। 25वां क्वेश्चन है, संविधान का अर्थ और 2 प्रकार बताएं। देखिए, संविधान किसे कहते हैं? कानूनों के संग्रह को, और इसके 2 प्रकार कौन से हो सकते हैं? लिखित और अलिखित। भारत का संविधान जो है वो लिखित है। उसके बाद है लोकसभा की 3 शक्तियां, विधायी, वित्तीय, न्यायिक। विधायी होता है जहां पर हम कानून बनाते हैं। उसके बाद है संविधान संशोधन करने के लिए हमें एक विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि जब भी हमें संशोधन करना है हमारे संविधान में या कोई भी चेंज करना है तो सभी की सहमति क्यों चाहिए, ताकि कोई भी राजनीतिक दल अपनी मनमानी ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है प्रतिनिधि मूलक नहीं थी, यानी कि इसे स्पष्ट रूप से, जैसे इस बार हम MP MLA के इलेक्शनों में सभी जनता जो है अपने MP चुनती है, MLA चुनती है, ऐसे संविधान सभा के सदस्य क्यों नहीं चुने गए? उसका कारण है बेटा कि उस समय संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष करवाना संभव नहीं था। प्रत्येक संविधान पर गहनता से वाद विवाद किया गया, क्योंकि जो लोग उस समय संविधान सभा में चुनकर गए थे, चाहे वो मनोनीत थे, नामांकित थे, लेकिन वे सभी बहुत ज्ञानी थे। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं। एक तो संविधान का उद्देश्य इसमें बताया गया। देखिए बेटा, आपको ये भी लिखना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है इसकी प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश की थी, और उसमें यह बताया था कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा, और उन स्रोतों का भी उल्लेख किया जिनसे हमें क्या थी, शक्ति मिलती थी इस संविधान को रचने में। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागरिकों की स्वतंत्रता बनाने रखने में राज्य की क्या भूमिका होती है? राज्य मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है और उनकी सुरक्षा भी करता है। दूसरा, राज्य ही हमें समानता प्रदान करता है और हम लोगों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भी करता है। इसमें अथवा में क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 3 उपाय कौन से किए जा सकते हैं? देखो, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है, कानून के द्वारा उनके रक्षा प्रदान की जा सकती है, स्वतंत्रता बनाई जा सकती है। तीसरा है मान्यता हिरासत में सुरक्षा, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तब भी उसे पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई हैं? देखिए, पहले होता था रोटी, कपड़ा और मकान, परंतु अब और भी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब सरकार इन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए क्या करती है? लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है, शिक्षा प्रदान की जा रही है, इवन के वोकेशनल एजुकेशन भी प्रदान की जा रही है, और किसानों की दशा को सुधारने की तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबंधताओं से अलग है? नंबर 1 तो देखिए, जो राष्ट्रीय जनता है कोई अपने आप अचानक से बना हुआ समूह नहीं है, ये कोई आकस्मिक समूह नहीं है। और दूसरी बात, भले ही सारे लोग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सभी अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं, सभी भारत माता से प्यार करते हैं। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता के पश्चिम और भारतीय मॉडल की विशेषताएं आपस में घोलमेल हो गया है, उन्हें अलग करें, सूची बनाएं। देखिए, पश्चिमी विचार ये कहता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें, परंतु भारतीय मॉडल थोड़ा सा अलग है। वो कहता है कि राज्य का मतलब बेटा सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की लगातार सुरक्षा करे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 के भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का महत्व बताएं। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है कानून का शासन, नंबर 1। नंबर 2 पे है सामाजिक नींव की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 33 जो अथवा में आया था, भारतीय संविधान में दिए गए 3 मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। नंबर 1, ये कानून की शक्ति है। नंबर 2, ये भारतीयों को, सभी भारतीयों को समान रूप से प्राप्त है। तीसरा, इनमें संशोधन भी जो है संभव है। क्वेश्चन नंबर 34 है
क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में संतुलन और नियंत्रण की स्थिति को अपनाया गया है, यानी कि जब भी ऐसा लगे कि न्यायपालिका अपने दायरे से आगे जाकर काम कर रही है तो विधान पालिका उसे रोक सकती है। उसके बाद है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका अगर दबाव में आके काम करेगी तो वो कभी अच्छे ढंग से न्याय नहीं कर पाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 के अथवा की बात कर रहे हैं हम। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि न्यायाधीशों को सेवा सुरक्षा और उनका कार्यकाल सब तय होता है। दूसरा, उन्हें हटाना मुश्किल है, हाँ, लेकिन महाभियोग चलाकर उन्हें हटाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं बतानी है जिसमें यह पता लगे कि केंद्रीय सरकार ज़्यादा मजबूत है। नंबर 1 तो यही कि हमारे जो केंद्र सरकार है वो बहुत मजबूत है। दूसरा, केंद्र सरकार के पास कुछ आपातकालीन अधिकार भी प्राप्त हैं। तीसरा, एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका पूरे भारत में जिला स्तर से लेकर और बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी और एक समान चलती है। ये नहीं है कि पंजाब की अलग न्यायपालिकाएं हैं, हरियाणा की अलग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है, संविधान के 73वें संशोधन से पहले और बाद में क्या फ़र्क आया? देखिए, 1973वां संशोधन है, इसने ग्राम पंचायतों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। हर 5 साल बाद चुनाव होने लगे जो कि पहले नहीं होते थे। 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, और वित्तीय सहायता यानी कि ग्रांट्स दी जाती हैं गाँव को ताकि वे अपना विकास कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 से आपके 5-5 अंकों के बड़े प्रश्न शुरू हो जाएंगे, और मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रश्न आप इसमें से देख लीजिए, मैं पढ़कर सुना देती हूँ। आप अपने बुक से, अपने नोट्स से, जो भी आपको लिखवाए गए हैं उनसे तैयार कीजिए। जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के बीच अंतर बताएं, और ये किस प्रकार से जो है इनके प्रकार, अधिकारों के प्रकार हैं, वो भी आप अच्छे से बताएं। अथवा अधिकार राज्य की सीमाओं पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उसकी व्याख्या करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, शरणार्थियों की क्या समस्याएं थी? यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद देश का हो गया विभाजन जब हुआ तो बहुत सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान से भारत आए, वो हमारे क्या हो गए? शरणार्थी, क्योंकि शरण में आए हैं। तो उनकी क्या समस्याएं थी? जैसे भूखमरी और पानी न मिलना उनको, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पुलिस का उत्पीड़न, भेदभाव, और उसके अलावा उनको सब जहाँ से आए हैं वहाँ से और उनके धर्म की आज़ादी ना मिलना, ये सब समस्याएं थी। तो वो समस्याएं और फिर कैसे सरकार ने उसे जो है सही किया। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अथवा में है, आदर्श नागरिक के गुण, यानी कि एक आदर्श नागरिक के अंदर क्या अच्छे गुण हो सकते हैं? अच्छा स्वस्थ होना, ईमानदार, परिश्रमी, देशभक्त, सहनशील, या फिर अच्छा पढ़ा लिखा होना, अनुशासन प्रिय होना, देशभक्त होना और भाईचारे की भावना होना, ये सब एक आदर्श नागरिक के गुण होते हैं। 39वां क्वेश्चन है, भारत का लोकतंत्र अब अनपढ़ फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन के लिए सहमत हैं? हाँ, बहुत सारी बातें हैं बेटा इसमें जो शामिल की गई हैं, जो ये बताती हैं कि अब काफ़ी जो चेंजेस आ चुकी हैं। या दूसरा है कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बताएं, जिसमें आप वयस्क मताधिकार, आरक्षण, गुप्त मतदान, निष्पक्ष चुनाव, चुनाव आयोग की भूमिका, परिणाम और ऐच्छिक मतदान, ये सब शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए गए हैं, और कार्यपालिका को नियंत्रित करना जरूरी क्यों होता है? तो इसमें आपने जो है संसद कार्यपालिका में क्या काम करती है, बजट पेश करती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करती है, सरकारी नीतियों को प्रभावित करती है, कानून बनाती है, ये सब आपने इसमें लिखना है। और अथवा में है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो आपने विस्तार से इसमें लिखना है। आशा है
आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि आप सबके ज़ोरदार अनुरोध पर ही हमने इसे बनाया है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो सबसे पहले तो दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, बाकी बच्चों के साथ शेयर कीजिए और चेक कीजिए कि जब आपका फाइनल पेपर होगा इसमें से कितना पेपर आपको आता है और कितनी आपकी हेल्प हुई। आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।